जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में आइटा, भाई इमेजिनरी नंबर होता है एक, और उसका नाम क्या है? आइटा। सब लोग जानते होंगे। यस सर। यस यस। यस। तो कोई बताओ मुझे आइटा का मतलब क्या होता है, आइटा क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ये बताओ। सर क्वाड्रेटिक के रूट, मतलब इमेजिनरी। बताओ कोई। सर रूट के अंदर जो माइनस आता है उसे। हम्म सही बोल सर रही है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट्स निकालने के मतलब। ओके, और कोई बोलो। सर मैंने दे दिया इंटर। अंडर रूट -1 को दिए हुए ना हमें। हम्म देखिए कि मैथमेटिशियन को एक प्रॉब्लम हुआ क्या, कि प्रॉब्लम क्या हुआ कि अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट जब निगेटिव क्वांटिटी रूट के अंदर आया, तो जैसे ये 25 है, अंडर रूट 25 सबको पता है क्या होता है, 5 है कि नहीं? 5 होता है, 5 होता है कि +- 5 होता है? 5 5 आएगा कि +- 5 आएगा? 5 मॉड 5। सर मॉड 5 आता है। मॉड 5 आता है, तो मॉड 5 का मतलब तो +- 5 हो गया, है कि नहीं? मॉड 5 का मतलब तो +- 5 हो गया ना जी। यस सर। तो बताओ मॉड 5 आता है यानी +- 5 आता है या 5 आता है? 5 आता है। सर 5 आता है। 5 है। 5 आएगा। जो लोग 5 यस बोल रहे हैं सर। बिल्कुल सही है, जो लोग मॉड 5 बोल रहे हैं गलत है, ठीक है, मॉड 5 नहीं होता है। ठीक है, मैं सिर्फ 5 आएगा क्योंकि रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर ये चीज क्या है, मान लो ये x बराबर है, तो ये x क्या हमेशा आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। कहीं पर यदि एक्स स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है 25, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, +- 5, क्योंकि प्लस इसको फिर हम माइनस एक्स का रूट प्लस अंडर माइनस 25 लिखेंगे। बट ओरिजिनल इक्वेशन तो मेरा ये है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, +- 5। लेकिन यदि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमेशा +5 ही आएगा, ना कि -5 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये रूट चीज है, तो ये हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव चीज, तो इधर भी पॉजिटिव होना पड़ेगा ना। ओके, यस सर। तो इसीलिए ये वाला जनरली बच्चे करते हैं मिस्टेक, तुम लोग मत करना, ठीक है। तो देखो कि रूट के अंदर जब निगेटिव आया, ठीक है, रूट के अंदर जब निगेटिव आया तो मैथमेटिशियन को प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, कि रूट इसका कैसे निकाले। तो इस रूट को निकालने के लिए उसने क्या किया, एक इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और वो इमेजिनरी नंबर क्या था, ठीक है, ये -25 है, तो एक इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस किया, उन इमेजिनरी नंबर को लिखा 25 आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर को बोला -1। एक इमेजिनरी सपोज किया ये आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, दैट इज आइटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। इसको क्या बोला, इमेजिनरी नंबर बोला, क्या बोला इसको, इमेजिनरी नंबर बोला। ओके, तो अब इसका यदि रूट निकालूंगा तो इसका रूट क्या आएगा भाई, +- 5 आइटा आएगा कि नहीं? यस सर। +- 5 आइटा। अब यहाँ बोलोगे +- 5 आइटा क्यों लिखा, क्योंकि मैं इक्वेशन की क्या लिख रहा था, ये लिख रहा था इक्वेशन, ठीक है ना, x² + 1 = 0। इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया, ठीक है, x² = 25 लिखो, क्योंकि 25 लेके चल रहा हूं मैं। तो ये इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक है, और ये इक्वेशन जब सॉल्व नहीं हो रहा था, तो हमने क्या, मैथमेटिशियन ने क्या किया, एक इंट्रोड्यूस किया इमेजिनरी नंबर, और उस इमेजिनरी नंबर को किससे डिनोट किया, आइटा से। आइटा इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट -1। तो इसका मतलब है कि आइटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस किया, और फिर किसी भी स्क्वायर रूट को आराम से, मतलब नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है ये इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस करके। और जब ये इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, तो मैथमेटिशियन ने फर्दर जो डेवलप किया, वो डेवलप किया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जो हमारा चैप्टर है, ये तो इमेजिनरी नंबर हो गया। फर्दर इसको यूज करके मैथमेटिशियन ने कॉम्प्लेक्स नंबर डेवलप किया, और z इक्वल टू a प्लस आइटा b, जहां पर a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ये जो इस
फॉर्मेट का जो नंबर है, इस फॉर्मेट के नंबर को क्या बोला गया? कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया। ठीक है, z इक्वल टू ए प्लस आइटा बी टाइप के नंबर को क्या हमने बोला? एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोला। समझ बात आई? तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जहां पर ये जो a है, इस a को बोला गया रियल पार्ट ऑफ z। कितने के बराबर है? a, और इसको डिनोट किससे करते हैं? रियल ऑफ z। ठीक है, सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितने के बराबर होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आइटा b के बराबर कि b के बराबर? बी। याद रखना, बच्चे गलती करता है, आइटा बी बोल देता है। आइटा बी नहीं होगा, ओनली बी होगा। ठीक है, आइटा सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि ये इमेजिनरी पार्ट है। आइटा जो यहाँ पर है सिर्फ ये शो करने के लिए है कि ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो आइटा बी इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है, ओनली क्या होगा? बी होगा। तो हम बी को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। इसको डिनोट किससे करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी ऑफ जेड। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो फॉर्म है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, z इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, जहां पर a और b दोनों क्या होना चाहिए? कोई रियल नंबर होना चाहिए। और इसका रियल पार्ट कितने के बराबर है? a के बराबर है। इमेजिनरी पार्ट कितने के बराबर है? b के बराबर है। समझ में बात आ गई यहां तक सबको? ठीक है, अच्छा देखो, तुम लोग का होमवर्क जो है ना सभी लोगों का, ठीक है, क्या क्या होमवर्क है मैं क्लियर कर रहा हूं। इलिप्स का प्रीवियस ईयर ऑल क्वेश्चन, हाइपरबोला का प्रीवियस ईयर, जेईई मेंस का याद रखना, जेईई मेंस, हाइपरबोला का और इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हाइपरबोला का और इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स इलिप्स का। ये होमवर्क है, ये मैं कल चेक करूंगा, तो कल कंप्लीट कर लेना। ये काम हो जाएगा ना कल कंप्लीट, कि सैटरडे को मैं चेक करूं? सैटरडे को करूं कि कल? ठीक है, ठीक है, मैं सैटरडे को करूंगा, लेकिन सैटरडे एकदम कंप्लीट होना चाहिए, और ज्यादा मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा, ध्यान रखना। सैटरडे को ये काम कंप्लीट, ये 2-4 काम मैंने बोला है, ये चारों काम सैटरडे को कंप्लीट होना चाहिए, मैं चेक करूंगा। ठीक है, हाँ सर इम्पोर्टेंट है पढ़ने सर। अब तुम्हारा आवाज समझ में नहीं। तनुश्री बताना, तुमको समझ में है क्या बोली है? तो वो बोल रही है कि इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स पढ़ने हैं क्या? हाँ, इंपॉर्टेंस हाईलाइट समझना है, कहना क्या चाह रहा है और उसको याद करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने दिखाया था आपको क्वेश्चंस में कि डायरेक्टली उस इंपॉर्टेंट हाईलाइट से आता है, या तो आप वहां पे प्रूफ करो, तो प्रूफ करने के लिए किसके पास टाइम है? तो आप याद रखोगे तो इजीली क्वेश्चन होगा। ठीक है, लेकिन याद रखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जेईई मेंस के मुझे चाहिए सैटरडे को, और इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स कोई भूलना मत, ये मत बोलना भूलना मत। ठीक है ना, प्लीज। ये काम नहीं करोगे तो काम नहीं होगा आपका। ये क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट चैप्टर खत्म, कोऑर्डिनेट खत्म हो गया। और आप लोगों ने देखा कि कोऑर्डिनेट कोई टफ नहीं है। मैंने जेईई मेंस का भी क्वेश्चन लेके दिखाया हूँ, फिलहाल बहुत ज़्यादा जी एडवांस का नहीं लिया हूँ, बट जेईई मेंस का क्वेश्चन लेके दिखाया हूँ। ठीक है, तो आप नोटिस करके देखो कि एकदम बेसिक से क्वेश्चन उठ के आता है। जेईई एडवांस का भी बेसिक से क्वेश्चन उठ के आता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना आप। ठीक है, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिया भी होगा, कुछ क्वेश्चन जब इलस्ट्रेशन मैंने कराया होगा तो, बट चलो मेंशन मैंने नहीं किया होगा। तो इस बात को समझना है कि बेसिक से ही क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन सही तरीके से आपको आना चाहिए, 2 चीज़, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, बस सॉरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 6 क्वेश्चन मिनिमम आएगा। मैं बता रहा हूँ, कोई भी एग्जाम में मिनिमम 6 क्वेश्चन आएगा, और उस 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ना एकदम फेयरली इजी होगा, जिसको कोई भी कर सकता है। 4 क्वेश्चन एकदम फेयरली इजी होगा। ठीक है, जिसको कोई भी कर सकता है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को छोड़ना मत कोई। ठीक है, कोई टफ चैप्टर नहीं है। किसी का छूट गया कोई चैप्टर, कोई टॉपिक, कुछ भी, तो वो मेरे से कंसल्ट करो, तो मैं बताऊंगा उसको कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को छोड़ना मत। ठीक है, यकीन मानो अलजेब्रा में जितना मेहनत कॉम्प्लेक्स नंबर में कर रहे हो ना, 2 क्वेश्चन इधर से आएगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है 2 में से 1 सॉल्व हो, 1 नहीं होगा। ठीक है, बट उधर यदि 6 आया ना तो 4-5 सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इस बात को समझना। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, जेईई एडवांस के हिसाब से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जेईई मेन के हिसाब से भी बहुत। 2 क्वेश्चन जेईई मेन में जनरली पूछा जाता है, और जेईई एडवांस में तो कंप्लीट के क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें एफर्ट लगाना। एक होता है ना कि हाई इनपुट और लो आउटपुट,
तो ये वाला चैप्टर जो है ना हाई इनपुट मांगता है, आउटपुट लो आता है, ठीक है। बट वो वाला चैप्टर क्या है कि लो इनपुट पे हाई आउटपुट आता है, समझ गए? तो इस बात को समझना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रल पावर ऑफ, इधर से क्वेश्चन आता है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, नेक्स्ट टॉपिक। तो इंटीग्रल पावर ऑफ आइटा में हमें पता है, देखो सबको पता है कि आइटा की वैल्यू क्या हुआ जी, √-1, ठीक है। तो आइटा स्क्वायर कितना होगा जी, -1। आइटा क्यूब कितना होगा, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, है कि नहीं? तो आइटा स्क्वायर के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, -1, और आइटा में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आइटा। आइटा के पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर। तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितना, -1, इंटू आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितना, -1। तो ये कितना आ गया, कितना आ गया जी, 1। 1। तो ये सारा वैल्यू याद रखना, ठीक है, कि आइटा के वैल्यू √-1, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा, ठीक है। और आइटा के पावर 4 की वैल्यू क्या होता है, 1। अब आइटा की पावर 4 की वैल्यू यदि हमने कैलकुलेट कर लिया तो दुनिया का कोई भी आइटा के इंटीग्रल पावर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल, आइटा के पावर आपको 7 का निकालने के लिए बोला, तो इसको क्या लिख सकते हो, आइटा के पावर 4 और इंटू आइटा के पावर क्यूब लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, है कि नहीं? यस सर। तो क्योंकि आइटा के पावर 4 जो है हमेशा 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो आइटा क्यूब कितना होगा, माइनस आइटा, तो सिंपली माइनस आइटा आंसर आ जाएगा, ओके। जैसे आइटा के पावर 1, 2, 3 का पूछ रहा हूँ मैं, तो आइटा के पावर 1, 2, 3 को तो हमेशा क्या करना है, आइटा के जो पावर है उसको 4n प्लस के प्लस माइनस के फॉर्म में लिखना है, माइनस मत करो, प्लस के, 4n प्लस के फॉर्म में लिखना है। हमेशा 4n प्लस के फॉर्म में लिख करके हम इजीली किसी भी आइटा के इंटीग्रल पावर को हम बता सकते हैं, ठीक है। जैसे आइटा के पावर 1, 2, 3 है, तो 1, 2, 3 4 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 30 चौके 12। तो ये देखो आइटा के पावर 30 इंटू 4, ठीक है, +3 और +3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आइटा के पावर 4 के पावर 30 इंटू आइटा के पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, ऐसे बताओ, लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के पावर 30 क्या होगा, 1। तो आइटा क्यूब क्या आएगा, माइनस आइटा। तो इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली माइनस आइटा। तो कुछ नहीं कि आइटा का यदि हमें इंटीग्रल पावर निकालना है, आइटा का यदि इंटीग्रल पावर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऑलवेज क्या करेंगे, हम ऑलवेज आइटा का जो पावर है उस पावर को 4n प्लस समथिंग के फॉर्मेट में लिखेंगे, 4n प्लस समथिंग के फॉर्मेट में। 4n प्लस समथिंग के फॉर्मेट में जैसे ही लिखेंगे तो 4n वाला पार्ट है वो तो हमेशा 1 हो जाएगा, है कि नहीं। 4n वाला जो पार्ट है वो आइटा के पावर 4n जो हम लिखेंगे तो आइटा के पावर 4n तो हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रिमेनिंग जो पार्ट है, रिमेनिंग ऑब्वियस सी बात है, या तो आइटा के पावर 1 आ सकता है, या आइटा के पावर 2 आ सकता है, या आइटा के पावर 3 आ सकता है, 4 तो जाएगा नहीं। तो आइटा के पावर 1 हमें पता है आइटा ही होगा, आइटा के पावर 2 हमें पता है -1 होगा, आइटा के पावर क्यूब पता है माइनस आइटा होगा। तो फटाफट हम आंसर निकाल देंगे, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में बात आई, ठीक है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन तो यही होगा कि आइटा के पावर दिया रहेगा, बोलेगा कि क्या वैल्यू होगा। दूसरा टाइप का ऐसा रहेगा, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या, कि आइटा के पावर -1 है, तो आइटा के पावर -1 मतलब क्या, 1/आइटा हुआ कि नहीं, 1/आइटा हुआ कि नहीं, हाँ है ना, हुआ। तो 1/आइटा जो है अभी ये जेड इस फॉर्मेट में नहीं है, देखो तो इस फॉर्मेट में है क्या, नहीं है। तो यदि 1/आइटा इस फॉर्मेट में नहीं है तो इसका मतलब इस फॉर्मेट में लाएंगे, तो लाने के लिए हम क्या करेंगे, आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो कर देंगे तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा जी, -1, और ये आइटा आइटा तो ये माइनस आइटा हो जाएगा। तो आइटा के पावर -1 कितना आया, आइटा आया। जैसे आइटा के पावर -8 लाना है तो ये क्या हो जाएगा, 1/आइटा के पावर मतलब 11 ले लो, आइटा के पावर क्या हो जाएगा 11। तो आइटा के पावर 11 है, ठीक है ना। तो अभी आइटा के पावर नीचे कैलकुलेट कर दो, तो आइटा के पावर 1/आइटा के पावर 11 कितना हो जाएगा, आइटा के पावर 4 इंटू 2 + 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो 4 इंटू 2, तो ये आइटा के पावर 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1, और आइटा के पावर 3 कितना होता है माइनस आइटा, तो ये कितना होता है 1/। दिख नहीं रहा है नीचे बोर्ड में। ओके ठीक है, क्या था 1/आइटा के पावर 11 था कि नहीं, ओके। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आइटा के पावर 1/आइटा के पावर क्या लिख देंगे 4 इंटू
2+3 लिख देंगे, और लिख देंगे तो ये पूरा मिला के कितना हो जाएगा 1, और आइटा के पावर 3 कितना हो जाएगा 1/3, और 1/3 कितना होता है माइनस आइटा। अब आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये मिलके कितना हो जाएगा जी +1, ये कितना हो जाएगा आइटा। तो क्या आंसर आएगा आइटा, क्योंकि हमेशा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इस फॉर्म में होता है, तो ऑलवेज आपको इसको इसी फॉर्म में लिखना है। समझ में बात आई कि नहीं आई? समझ में आया? क्लियर है सब लोग? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रल पावर ऑफ आइटा। अब चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। ये नोट करना फटाफट कर लो, मैं रफ कर रहा हूं। अच्छा, ये जो मैंने लिखा था ये लिखा, इसके नीचे एक दो पॉइंट और लिख लेना, इसके नीचे जगह बना के लिख लेना कि इफ रियल पार्ट इक्वल टू 0, इफ रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, if real part of z equal to 0, then complex number is called purely imaginary, then complex number is called purely imaginary. And if real imaginary part of z is equal to imaginary part of z equal to 0, then complex number is called purely real. मतलब एक केस में प्योरली इमेजिनरी के केस में क्या हो जाएगा जी, रियल पार्ट ऑफ जेड 0, और प्योरली रियल के केस में क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज 0। ठीक है, ये पॉइंट लिख लेना, छोटा सा पॉइंट। और ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ जिसका इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों 0 हो। 0 बिल्कुल 0 है कि नहीं? हाँ, सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए, छोटी सी बात था, वहाँ लिख लेना क्योंकि वहीं लिख लोगे तो बेटर रहेगा। चलो अब कुछ क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। तो देखो, इससे 2-3 पॉइंट हम लिख लेते हैं ताकि आसानी रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक, देखिए, आइटा के पावर 4n+1, आइटा के पावर 4n+2, आइटा के पावर 4n+3। ठीक है, हमें पता है, देखो नोट 1 लिखना, आइटा के पावर 4n कितना आएगा 1, आइटा के पावर 4n+1 कितना आएगा आइटा, आइटा के पावर 4n+2 कितना आएगा -1, आइटा के पावर 4n+3 कितना आएगा जी माइनस आइटा। और उसके बाद तो फिर से आइटा के पावर 4n फॉर्म में आ जाएगा, जहां पर n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इनफैक्ट, या नेचुरल नंबर लिख लो, कैपिटल N लिख लो। ठीक है, कि आइटा क्या है हमारा, नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया ये बात? अभी मैंने एग्जांपल समझा दिया था। ठीक है, ओके, सबको आ गया समझ में? ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, आइटा के पावर 1 2 3 4, क्वेश्चन 2, आइटा के पावर -1 2 3 7 1, क्वेश्चन 3, आइटा के पावर 1 2 5 का फैक्टोरियल, क्वेश्चन 4। काफी है, इतना करो। तो ये 125 का फैक्टोरियल है। हाँ, 125 का फैक्टोरियल। सर हम्म -1 और सेकंड का आइटा, थर्ड का 1। ठीक है,
आ गया आंसर सबका? यस सर। So second one है ना? आ रही है। देखिए आंसर मैं बोल रहा हूँ, आंसर है Yes sir बेटा। फर्स्ट का आंसर है -1, ठीक है। यस सर। सेकंड का आंसर है आइटा, ठीक है। Yes sir। फोर्थ का आंसर है Third आपका 1। one। बताओ आ गया सब लोगों का? ये आंसर आ गया कि मुझे कोई बताना इसमें से? सर फैक्टोरियल वाला बता दो। अब जिन लोगों लास्ट से करवा दो। फैक्टोरियल वाला नहीं आया, ठीक है, वो लोग दिमाग लगाओ क्यों नहीं आया, सोच के देखो क्या मतलब ऐसा क्या है जो नहीं आया। एक बार एक थॉट दो, 30 सेकंड का थॉट दो। हाँ जी, किसी का दिमाग में कुछ आया आइडिया? आया जी? नहीं आया? देखो 30 सेकंड मैंने बोला था। देखो 124 में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू एंड सो ऑन 125 ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो हाँ या ना। अब Yes sir। आइटा के पावर 4 लिख सकता हूँ कि नहीं? आइटा के पावर 4 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन 125, और ये सारा मिला के एक नेचुरल नंबर ही तो आएगा। तो आइटा के पावर 4 एन फॉर्म पे है कि नहीं? ये तो ये 1 आएगा कि नहीं? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आ गया? यस सर। सर फिर से बता दीजिए। सर नहीं आया। सर 125 बताया उठाएगा ना फिर। क्या बोली? फिर से बोलना, क्या बोली? किसने? हेलो, किसी ने कुछ बोली ना? लास्ट में जो थर्ड क्वेश्चन है उसका अंदर आया उठाएगा ना। अरे भाई देखो, आइटा के पावर 125 का फैक्टोरियल क्या लिखेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू समथिंग, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ हाँ या ना। जाएगा? अरे बताओ, जिसको नहीं समझ में आया बताओ ना। ऐसे आइटा के पावर 125 जाएगा। तो आइटा के पावर 4 लिख दिया। 4 लिखने के बाद ये 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन इंटू 125 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा? अरे बताओ ना भाई, आइटा के पावर 4 ले लिया यहां पर और मल्टीप्लाई में फिर लिख दिया इतना, तो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। अरे जिसको नहीं समझ में आया था वो बताओ हाँ या ना। यस सर। ठीक। तो अब देखिए आप कि ये जो है इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये पक्का एक नेचुरल नंबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि अननेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो नेचुरल नंबर ही आएगा। तो ये 4 इंटू एन क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये इस फॉर्मेट पर आ गया कि नहीं आ गया? ये आ गया कि नहीं? बताओ। आइटा के पावर 4 क्या हो जाएगा? 1, और 1 के पावर कोई भी दुनिया का नेचुरल नंबर रखोगे तो वो 1 ही आएगा ना। ठीक है, आया समझ में? वंदना जी आ गया समझ में? सर ठीक। तो देखो छोटा सा एप्लीकेशन था इसका। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो ऑब्वियस बात है थोड़ा सा ट्रिक लगेगा। ऑब्वियस बात है क्वेश्चन पूछेगा तो ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ट्रिक लगेगा तो आपको वहाँ सोचना है। ठीक है, जैसे मैंने फैक्टोरियल वाला लिया तो थोड़ा सा सोचना था, क्वेश्चन तो टफ था नहीं। हाँ, और अलजेब्रा ऐसा ही चैप्टर है कि उसमें सोचना पड़ता है, बिना सोचे तो आपका काम ही नहीं चल सकता है। ठीक है, इतना हिस का आवाज क्यों आ रहा है माइक में? किसी का माइक ऑन है क्या? नो सर नहीं है। माइक ऑन नहीं है तो ये आवाज कैसा है?
ठीक है, अब 4 आइटा के पावर 1, आइटा के पावर 2 प्लस आइटा के पावर 3 प्लस आइटा के पावर 4, कॉन्जुकेटिव 4 आइटा के पावर हमेशा क्या आएगा बताना जरा तो सोच के। 0। 0 आएगा। देखो भाई सब लोग बताओ मुझे। सर क्या पूछा? मेरा आवाज क्लियर है? सर तनुश्री आवाज मेरा क्लियर है? यस सर। ओके। यासांग की आवाज क्लियर है मेरा? यासांग की आवाज क्लियर है? और कोई मुझे बताओ। युक्ता मीना आवाज क्लियर है मेरा? हेलो? यस सर। यस सर। ठीक। ओके, आवाज क्लियर है ना मेरा? बिल्कुल यस सर। यस सर। ठीक। तो देखिए, तो अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है। मैंने अभी अभी पूछा कि 4 कंजुकेटिव, कोई भी 4 कंजुकेटिव आप कॉम्प्लेक्स नंबर लो कहीं से भी उठाओ और उनका सम करोगे ना तो वो ऑलवेज 0 आएगा। जैसे आइटा के पावर 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब प्लस आइटा 4, तो इसकी वैल्यू क्या होता है आइटा ही, इसकी वैल्यू क्या होता है -1, इसकी वैल्यू क्या होता है माइनस आइटा, इसकी वैल्यू क्या होता है आइटा के पावर 4 1। तो तुम नोटिस करे देखो 1 1 गया, आइटा आइटा गया, तो ये 0 आया कि नहीं आया? 0 आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो ये बात समझना पड़ेगा कि कहीं से भी आप उठाओ, देखो कहीं से भी उठा लो, आइटा के पावर 11, आइटा के पावर 12, 4 कंजुकेटिव उठाओ तुम, 12 प्लस आइटा के पावर 13 प्लस आइटा के पावर 14। अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? आइटा के पावर 11 कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आइटा का स्क्वायर प्लस आइटा का क्यूब, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, है ना? हो जाएगा। तो ये 1 प्लस आइटा, आइटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, ये माइनस आइटा, तो देखो ये आइटा आइटा गया 1 1 गया, तो हो गया 0। तो आइटा का पावर 11 इंटू 0 क्या आ गया? 0 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया 0। यस सर। तो क्या पता लगा कि 4 कंजिक्यूटिव इमेजिनरी पावर, ठीक है, हमेशा कितने के बराबर आएगा? 0। तो लिख लेना पॉइंट नोट पॉइंट 2 क्या कि आइटा के पावर n प्लस आइटा के पावर n प्लस 1 प्लस आइटा के पावर n प्लस 2 प्लस आइटा के पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू ऑलवेज 0 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बताओ सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो एक छोटी सी बात ये है, इसको भी एकदम याद रखना, ठीक है? और ये हमेशा 0 आएगा, ठीक है? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आइटा के पावर 5 प्लस आइटा के पावर 6 प्लस आइटा के पावर 7 एंड सो ऑन प्लस आइटा के पावर 5 1 2, इसका आंसर बताना क्या होगा? 0 ही आएगा सर। बिल्कुल 0 आएगा। सबका आया 0, बताओ आया ना? यस सर। भाई Yes, sir. 4 से आइटा के पावर 5 1 2 को आप 4 से डिवाइड करो, ठीक है, और आइटा के पावर 5 ये, तो ये 4 4 का बन जाएगा आपका पेयर, और हर 4 का वैल्यू क्या होगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? सबको आया समझ में ये कि बताना है मुझे? बताना है कि आ गया सबको समझ में? इसको करो, जिन लोगों को आ गया ये फर्स्ट वो सेकंड करो, और जिनको फर्स्ट नहीं है बताओ, फर्स्ट बताना है मुझे। यस सर। देखिए आइटा के पावर 5 है, 6 है, 7 है, आइटा के पावर 5 प्लस आइटा के पावर 6 प्लस आइटा के पावर 7 प्लस आइटा के पावर 8। अब ये 4 4 का पेयर बनाएंगे तो कितने पेयर बनेगा? देखो टोटल कितना है 512, और टोटल कितना है 5। यदि 4 से डिवाइड कर दे 512 को तो कंप्लीट डिवीजन है कि नहीं? देखो तो 4 एकान 4, 1 1, 4 दूना 8, 4 3 12, 123। 123 में से एक पेयर तो गया, तो इस तरह के कितने पेयर बनेगा? यहाँ तक 122 पेयर बनेगा कि नहीं? पहला पेयर ये बना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह पेयर नहीं मतलब इस तरह से कितने बनेगा? 4 4 का कॉम्बिनेशन 122 कॉम्बिनेशन बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। यस सर। तो हर कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या आएगा? 0 0 0। सारे 122 कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसीलिए आंसर क्या आएगा? 0। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ आया ना? सबको आया समझ में? किसी को भी नहीं आया कुछ भी समझ में तो फटाफट मेरे से पूछना, ठीक है? हम सर हाँ हम थोड़ा स्पीड चल रही हैं। सर वो आयोटा की पावर 125 फैक्टोरियल वाला नहीं आया मेरे को।
125 कोई बात नहीं, उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये समझ में आया सबको कि इसको फिर से बताना है? जल्दी बोलो, किसी को नहीं आया तो बोलना, बार बार पूछना। 21। ठीक है, नीचे वाला तो हम बताते हैं, ऊपर वाला सबको समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन आ गया सबको समझ में? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। चलो यस सर। चलो मैं मान लिया सबको आ गया। देखो जिसको नहीं आया था आइटा के पावर 125 का फैक्टोरियल नहीं समझ में आया तो ध्यान दो। आइटा के पावर 125 का फैक्टोरियल के बदले मैं लेता हूँ आइटा के पावर 4 फैक्टोरियल लेता हूँ सपोज। तो आइटा के पावर 4 फैक्टोरियल मैं लेता हूँ। जिसको नहीं समझ में आया था देखो ध्यान से, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आइटा के पावर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ कि नहीं? जिसको नहीं आता यस सर। समझ, इसको मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आइटा के पावर 4 के पावर 3 दूना 6 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बताओ है ना? लिख सकता हूँ ऐसे? यस सर। अब देखो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यस सर। अब 1 के पावर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 6 तो कितना आएगा? 1, क्योंकि ये तो कोई नेचुरल नंबर ही आना है तो ये 6 ही आएगा, तो ये 1 ही आएगा। तो वैसे ही आइटा के पावर 4 ले लिया और इंटू रिमेनिंग 1 2 3 5 इसको मल्टीप्लाई में कर दिया, तो ये तो कोई नेचुरल नंबर ही आएगा और ये 1 आएगा। तो 1 के पावर कोई भी नेचुरल नंबर क्या देगा? 1 देगा, इसीलिए 1 आंसर आएगा। समझ गई? सर ऐसे फैक्टोरियल में अगर मतलब कंटिन्यूअस होगा तो सबका ही 1 होगा ना, 4 के बाद दिया होगा तो? कुछ भी 4 के बाद दुनिया का कोई भी नंबर देगा सबका 1 आएगा। यस सर, आ गया। ठीक, बताओ उसके बाद ये वाला समझ में आ गया। अब बताओ ये वाला आ गया क्वेश्चन। तो 20 प्लस आयोटा आएगा। 20 प्लस आइटा। ओके, और बताओ कोई और किसका क्या आंसर आया? 1 आया 1 सर। है? 1 आया 1 आएगा। सब बना है। ठीक है, अभी आंसर नो मैं तो बताता 20 हूँ। प्लस आयोटा आएगा। अभी आंसर बताते हैं हम आपको। आंसर इसका आएगा 20 प्लस आइटा। यस सर। आ गया क्या सबका? यस सर। बताइए आप। चलिए हम बताते हैं। देखो अभी अभी मैंने एक कंसेप्ट बताया था, उसी कंसेप्ट को इसमें इस्तेमाल करो। आइटा के पावर 1 का फैक्टोरियल प्लस आइटा के पावर 2 का फैक्टोरियल, आइटा के पावर 3 का फैक्टोरियल प्लस आइटा के पावर 4 का फैक्टोरियल प्लस आइटा के पावर 5 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन प्लस आइटा के पावर 25 का फैक्टोरियल। ऐसे ही है ना लिखा हुआ? बताओ जी, ऐसे ही लिखा हुआ है? अभी अभी नीतू ने बोली थी कि सर आइटा का पावर 4 से बड़ा कोई भी होगा इंक्लूडिंग 4 सबका वैल्यू 1 आएगा। सही बात है, 1 आएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगा? 1। इसकी वैल्यू क्या आएगा? 1। इसकी वैल्यू क्या आएगा? 1। इसकी वैल्यू क्या आएगा? इसकी वैल्यू क्या आएगा? 1। इन सभी की वैल्यू 1 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ है ना? आएगा? यस सर। तो इन सभी का वैल्यू 1 आएगा, तो ये 3 तक छोड़ दो, रिमेनिंग सभी का वैल्यू 1 आएगा। तो इसका मतलब कितना वैल्यू हो जाएगा? 1 कितने बार आएगा? 25 है तो 22 तक आएगा। तो इसका मतलब इसका वैल्यू सम कितना आएगा? 22। ओके, अब आइटा के पावर 1 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर क्या आ जाएगा? आइटा हो गया, आइटा स्क्वायर कितना आ जाएगा? -1। आइटा के पावर -1 प्लस आइटा के पावर 6 तो प्लस -1 आइटा -1 और आइटा के पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आइटा के पावर 4 इंटू आइटा स्क्वायर, ये 1 हो गया। तो इसका मतलब ये -1 तो ये -1। ठीक है, और प्लस 22 तो 22 में से 2 गया तो कितना हो जाए? 20। तो 20 प्लस आइटा इज द आंसर। बताओ समझ में आया क्या? यस सर। किसी को नहीं आया समझ में एक बार में सोल्यूशन तो बताना, मैं स्पीड में चलता हूँ। तुम लोग को इतने दिन पढ़ाने के बाद पता लग गया होगा। ठीक है, नहीं आएगा तो हम दोबारा स्लो होके समझा देंगे आपको, बट समझ में सारा आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, सर वहाँ पे अगर फैक्टोरियल नहीं होता तो आयोटा आता ना? फैक्टोरियल नहीं होता तो 25 बार आइटा ऐड हो जाता, तो 25 आइटा आंसर होता। आइटा के पावर ओनली आर होता तो यस सर। तब तो कुछ और आंसर होता है, तब तो बहुत कॉम्प्लेक्स आंसर जाता। ठीक है, ओके, तो ये छोटी सी बात हो गई। ठीक है, जो कि इंटीग्रल पावर का ये बात ध्यान रखना। उसके बाद देखो, अब हमने अभी तक जो पढ़ा था सबसे बड़ा कौन सा नंबर था? अभी तक जो नंबर सिस्टम में पढ़ा था तो दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा नंबर था? मतलब कौन सा सेट था जो सबसे बड़ा सेट था? रियल नंबर का सेट। यस सर। रियल नंबर। अब कौन सा सेट हो गया सबसे बड़ा सेट? कॉम्प्लेक्स।
कॉम्प्लेक्स। तो आप लोग हर बुक में आप देखोगे कि सबसे बड़ा सेट कौन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद कौन होता है, रियल नंबर, फिर रियल नंबर का रिमेनिंग पार्ट होता है। तो बताने की जरूरत नहीं हो, तो अंडरस्टूड है कि नहीं? अरे ये तो सब जानते ही हो, तो वो लिखने की जरूरत है क्या मुझे? नहीं ना। दुनिया का सबसे बड़ा नंबर कौन हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद रियल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, बस। अब बताओ मुझे, क्या दुनिया का हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? यस सर। ऑब्वियस सी बात है, दुनिया का हर Yes, रियल sir. नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है विथ इमेजिनरी पार्ट जीरो। जीरो। विथ इमेजिनरी, जैसे दो है, दो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 + 0 × आइटा लिख सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया इसका? जीरो हो गया। जीरो। तो दुनिया का हर रियल नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है विथ रियल पार्ट, सॉरी रियल पार्ट जो भी नंबर है वो, और इमेजिनरी पार्ट ऑलवेज जीरो। तो ये बताने की जरूरत है, लिख लो एक पॉइंट कि ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इमेजिनरी पार्ट एज जीरो। लिख लिया? सब लोग लिख लिया? बताओ हाँ है ना? ठीक है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर आप लोगों ने पढ़ा था, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, ठीक है। तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा जो है, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, ये थोड़ा अलग टाइप से होता है, ठीक है, अलग स्टेप से होता है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि किस तरह से होता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या, कि x² + y² को मैं क्या लिख सकता हूँ, x - i/y × x + i/y लिख सकता हूँ कि नहीं? बताओ हाँ है ना? लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यदि x और y यदि इमेजिनरी नंबर है तो मैं इसको ऐसे फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद कि यदि a + i/b, ठीक है, सिमिलरली यदि कहीं पर a² + b² = 0 लिखा हुआ, क्या बोलो? यहाँ पर माइनस नहीं आएगा? कहाँ पर? नहीं, एक्स नहीं आएगा। स्क्वायर देखो a + b माइनस × वाई a - b क्या आएगा? x² - i/y का होल स्क्वायर, ऐसे आएगा ना जी, ठीक है। तो यस i² की सर। वैल्यू क्या होगा? -1, और -1 क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये क्या आएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? बताओ हाँ या ना? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में इसको लिखना पड़ेगा। मान लो a² + b², सॉरी x² + y² = 0 है, और यहाँ पर एक्स वाई के बारे में ये कमेंट दे रहा है कि वो कोई भी नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो इसका मतलब याद करो कि यदि रियल नंबर होता है तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होना पड़ेगा। यदि एक्स और वाई रियल नंबर है और ऐसा गिवन है तो एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, है कि नहीं? बट यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस केस में 0 नहीं आएगा। उस केस में क्या आएगा? उस केस में x - i/y = 0 आएगा, या x - i + y = 0 आएगा। ये दो केस, आइदर दिस या दोनों हो सकता है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो सकता है? i/y, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो सकता है? -i/y। तो इस चारों में, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। समझ गए? यदि एक्स वाई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो ये छोटी सी बात है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं, ठीक है, कि यदि x/y = 0 है, चलो पहले मल्टीप्लिकेशन ले लेता हूं। यदि x × y = 0 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन यदि 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों में से कोई 0 ना आ जाए तब 0 आ जाए? कोई दुनिया का ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर कि इन दोनों में से कोई एक भी 0 नहीं है फिर भी वो 0 के बराबर आ जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो ऑब्वियस बात है इस केस में क्या होगा? या तो x = 0 होना पड़ेगा, या y = 0 होना पड़ेगा, या बोथ 0 होना पड़ेगा। दोनों में से 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली कि यदि x/y = 0 है तो इसका मतलब x बराबर क्या होना पड़ेगा? 0, क्योंकि y तो कोई भी नंबर होगा, ऊपर यदि 0 रहेगा तो y कोई भी नंबर आएगा 0 ही आएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी।
उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब तो छोटी मोटी बात था, कि इनइक्वलिटीज, ठीक है, इनइक्वलिटीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। इनइक्वलिटी इट इज मीनिंगफुल only in case of रियल नंबर, ठीक है। यदि रियल नंबर है तब तो इनइक्वलिटी का मतलब निकलता है, बट नॉट इन केस ऑफ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब 2 + 3 आइटा का मतलब ये कभी नहीं होगा कि 5 + 4 आइटा, ठीक है, कि 2 + 3 आइटा जो है ना वो 5 + 4 आइटा से लेसर होगा, ये कभी ऐसा चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होता है, ठीक है। बट 2 इज लेस देन 5, ये ट्रू है, ठीक है, बट ऐसा नहीं, ठीक है। कोई बोलेगा कि सर 3 आइटा इज लेस देन 4 आइटा, ये भी गलत है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। रियल नंबर में इनइक्वलिटी डिफाइन है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वलिटी डिफाइन नहीं है, क्योंकि 2 एक अलग चीज है और 3 एक अलग चीज है, ठीक है ना। 2 एक, और हम सेपरेट हम नहीं क्या बोलते, क्योंकि ये कंबाइंड लिखा हुआ है यहाँ पर ये कंबाइंड लिखा हुआ है, तो ये कंबाइंडली क्या होगा, चेक होगा कि ये लेसर है या ग्रेटर है। तो कंबाइंडली हम चेक ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मीनिंग अलग होता है, इसका मीनिंग अलग होता है। इसका मीनिंग 2 + 3 आइटा का मीनिंग क्या होता है ये हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है, कि 2 + आइटा 3 का मतलब क्या होता है। ये कोई रियल नंबर नहीं है कि कंपैरिजन कर देंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है। हाँ, इक्वलिटी होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल इक्वलिटी होल्ड करेगा, जो कि आगे बताएं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान रखिएगा कि इनइक्वलिटी हाँ कभी भी ट्रू नहीं होता है। क्या बोलो? हम ये भी कह सकते हैं ना सर, कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है तो हम पॉइंट को कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में हम पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को फ्री वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोजीशन वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक अलजेब्रिक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब किसी भी पॉइंट को, किसी भी वेक्टर को कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो ये ढेर सारे है जो कि हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है, नेक्स्ट पॉइंट, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर x + आइटा y इज इक्वल टू a + आइटा b, ठीक है। यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होगा जब रियल पार्ट, ठीक है, मतलब z1 = z2 तभी होगा जब रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ क्या हो, z2। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 होगा। समझ बात आई कि नहीं आई, कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ कोई भी दुनिया का दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल तभी बोल सकते हैं, ठीक है, जब रियल पार्ट ऑफ रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ इमेजिनरी इक्वल होता। अब कोई बोलेगा, बच्चा कंफ्यूजन मतलब कोई क्वेश्चन क्रिएट करता है कि सर इसी तरह से हम कंपैरिजन भी तो कर सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपैरिजन कर दो और रियल पार्ट को सर रियल पार्ट से कंपैरिजन करके बोल दो कौन छोटा है कौन बड़ा है, बट ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ही अलग है। 2 + 3 आइटा का लिखने का मतलब अलग चीज है, ठीक है, बट यहां पर जब इक्वलिटी होल्ड होता है तो ये चीज अलग है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वलिटी होल्ड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो मतलब सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करा सकते हैं, लेकिन दो पॉइंट को कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई वो छोटा है बड़ा है पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं कंपैरिजन होगा। पॉइंट एक छोटा और पॉइंट लिखा, एक बड़ा पॉइंट लिखा, कोई मतलब बनता है क्या, नहीं बनता है। तो इसीलिए कभी भी ये चीज इसमें नहीं हो सकता। बट जो पॉइंट है एक पॉइंट z1 है, एक पॉइंट p है, p को ही रिप्रेजेंट करने वाला q पॉइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों पॉइंट इक्वल होगा, तो इसीलिए इक्वालिटी होल्ड करता है, बट कंपैरिजन में लेस और ग्रेटर होल्ड नहीं करता है। समझ गए, समझ में आ गई बात, ध्यान रखिएगा भूलिएगा नहीं। सारे जो भी कंफ्यूजन वाली चीज होते हैं बच्चे को, वो मैंने सारा क्लियर कर दिया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वलिटी होल्ड होता है बट इनइक्वलिटी होल्ड नहीं होता, मतलब इनइक्वलिटी मीनिंगफुल नहीं होता है। होल्ड बोलना ज़्यादा मतलब सही वर्ड नहीं है, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस ये बात बोलना ज़्यादा है, कि इनइक्वलिटी मीनिंगलेस चीज़ है
और इक्वलिटी मीनिंगफुल चीज़ है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, आगे बढ़े, क्लियर हो गया यहाँ तक। यस सर। यस और सर। जब थोड़ा थक जाओ ना तो थक क्या जाए, मैं कितने देर पे ब्रेक दे दूंगा, 1.5 घंटे पे ब्रेक दे दूंगा, कितने देर पे, 2 घंटे पे ब्रेक दे दूंगा 10 मिनट का, कि 1 घंटे पे दूंगा 5 मिनट का। सर अभी बता दीजिए। सर क्या? 2 घंटे में दे दीजिएगा। हाँ मेरे ख्याल से 2 घंटे में ज़्यादा बेटर रहेगा, 2 घंटे में मैं Yes, 10 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, ठीक है। याद दिला देना, क्योंकि Yes, मैं sir. पढ़ा रहा हूँ तो मुझे खुद याद नहीं रहेगा, तो कोई याद दिला देना कि सर ब्रेक दे दो अब, ठीक है। और जब थ्योरी से लगे कि सर थ्योरी ज़्यादा हो गया तो बता देना, मैं क्वेश्चंस करा दूंगा बीच, वैसे बीच बीच में क्वेश्चन आएगा फिर भी, क्योंकि एक साथ चल रहे हैं तो थ्योरी कभी कर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे याद दिला देना कि सर थ्योरी ज़्यादा हो रहा है। चलिए एक छोटा सा और पॉइंट है, ध्यान दीजिए कि मैं स्टेटमेंट पहले लिख देता हूँ, फिर आप लोग बताना ट्रू कैसे होगा, फॉल्स है स्टेटमेंट के। अंडर रूट ए बी, ठीक है, अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। ये तभी पॉसिबल है, कब पॉसिबल है ये, ओनली इफ एट लीस्ट One of them should be positive. at least one of A, B are non-negative. At least one of A and B are non-negative. कि ये तभी पॉसिबल है जब A और B में से एटलीस्ट एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए। यदि दोनों नेगेटिव हो गया ना तो ये बात पॉसिबल नहीं है। बताओ सही स्टेटमेंट है कि गलत स्टेटमेंट है? सही है सही है। सही है, सही है। कोई बोलेगा देखो, अब मैं बोलूंगा कि नहीं गलत है, देखो कैसे, -4 इंटू -9, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ जी, -4 इंटू -9 कितना लिख सकता हूँ, 36। √36। तो ये 6 के बराबर हो गया, तो सही तो लिखा हूँ, मतलब सही से नहीं लिखा। ठीक है ये 6 आ गया, बट देखो -4 इंटू -9, मतलब ये तो A इंटू बी हो गया अंदर में, अब ये अलग अलग हो गया, तो ये कितना आएगा जी, ये कितना आएगा, ये आएगा 2 आएगा, और ये कितना आएगा 3 आएगा, वो ये है कितना 3 आएगा -6। क्या ये दोनों बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। यदि दोनों नेगेटिव हुआ तो कभी बराबर नहीं आएगा, लेकिन एक भी इसमें से पॉजिटिव हो जाएगा ना तो आपका होगा, दोनों पॉजिटिव होगा तब तो ऑब्वियस बात है होना ही है। एक नेगेटिव ले लो एक पॉजिटिव ले लो तो पक्का आइटा के फॉर्म में आएगा, तो 6 आइटा हो जाएगा तो हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रिमेनिंग सारे केस में ये पॉसिबल है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला, समझ में आया? यस सर। किसी को नहीं आया तो बोल देना सर नहीं आया समझ में, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स है, अभी तो खैर बहुत इजी चीज है, ठीक है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। लेकिन एक बात बताऊं, सिर्फ इसका ना थोड़े से पोर्शन कॉम्प्लेक्स होता है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। अब मैं पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिस दिन द एंड लिखूंगा ना मैं खुद ही पूछूंगा इसका। यदि हाईली स्किल्ड वाला क्वेश्चन देगा ना वही आपसे नहीं होगा, लेकिन यदि इजी क्वेश्चन दिया ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ईजी है। और इस बात की हम गारंटी देते हैं कि 2 क्वेश्चन पूछेगा ना तो एक क्वेश्चन आपको ईजी देगा और एक टफ देगा। मतलब अलजेब्रा में, कोई भी अलजेब्रा में किसी भी चैप्टर को उठा लो, यदि ढंग का क्वेश्चन दे दिया ना और देता है तो क्वेश्चन करना आसान काम नहीं है, ठीक है। बट इजी दे दिया ना तो बहुत इजी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ले लो बहुत इजी है, लेकिन ढंग का क्वेश्चन दे दिया तो हालत खराब हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ले लो, इजी क्वेश्चन दे दिया एकदम फटाफट हो जाएगा, सबसे हो जाएगा, लेकिन ढंग का क्वेश्चन दे दिया वही हिल जाओगे, ठीक है। और कौन बच गया? सीक्वेंस सीरीज तो छोड़ दो, उसको अलग ही टाइप का है चैप्टर वो। कॉम्प्लेक्स नंबर ही ले लो कि यदि इजी क्वेश्चन दिया ना तो पक्का करके आओगे, पक्का, कोई रोक नहीं सकता है। और यदि ढंग का क्वेश्चन दे दिया तो ऑब्वियस सी बात है। और देखो जे मेंस जे एडवांस ऐसा एग्जाम होता है जिसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ना भी होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि 30 क्वेश्चन पूछा ना, 25 पूछा ना तो 25 करके आ जाओ, सही करके आ जाओ। अब ये कोई करके आ गया तब तो हम भी खुशनसीब हो जाएंगे, ठीक है, कि मेरा एक बच्चा पढ़ाया हुआ है कि 25 में से 25 क्वेश्चन लाया, ठीक है। देखो कल एक बच्ची का प्लेसमेंट लगा, जयश्री नाम है, 50 लाख का प्लेसमेंट मिला है उसको IIT धनबाद से, 50 लाख। समझ में आ रहा है कुछ? यस। हाँ, कौन सी कंपनी? एक्सेंचर जापान। 3 कंपनी को उसने छोड़ा, गूगल को उसने छोड़ दी, अमेजन को उसने छोड़ दी, एक और कौन सा कंपनी था उसको छोड़ दिया, माइक्रोसॉफ्ट में उसका नहीं हुआ, बट माइक्रोसॉफ्ट ने उसको जाना था। गूगल को छोड़ दिया क्योंकि गूगल जो है ना
गूगल का कल्चर धीरे धीरे खराब हो रहा है, जो उसके सीनियर है वो लोग बताते हैं। खैर तुम लोग मत छोड़ना, जिसको जहाँ इंटरेस्ट होता है वो वहाँ जाता है। उसको जापान पसंद भी था जाने का। देखो मतलब ऑनलाइन मतलब कैंपस प्लेसमेंट हुआ और 50 लाख का। एक स्टूडेंट का कुछ दिन पहले बोला था मैंने 17 लाख 15 लाख या 16 लाख का, और जो उसका तो इंडिया में हुआ था। इसको भी इंडिया में 20 लाख रुपया 22 लाख रुपया मिल रहा था। ठीक है, तो तुम लोग एक बात को समझो, यदि तुम लोग आईआईटी में पहुंच गया, ठीक है ना, कोई भी आईआईटी, 5 आईआईटी, इस बात को समझना, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी चेन्नई, और कौन सा बचा, ये 5 आईआईटी। उसके बाद आईआईटी बीएचयू, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी धनबाद, आईआईटी हैदराबाद, गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी लिख दिया ना, और एक और आईआईटी है यार, कौन सा है, रुड़की। रुड़की। रुड़की को यहाँ पर रखो, ठीक है। और कौन सा आया, एक और है नया आईआईटी में, एक और है यार, डी। आईआईटी बॉम्बे तो लिख दिया हूँ ना। सर सर मंडी। मंडी नहीं, मंडी नहीं, मंडी जोधपुर भी तो है सर। नहीं, नहीं, मद्रास। मद्रास लिख दिया ना मैंने, ये चेन्नई। सर IIT रोहड़। रोपर भी नहीं है, सर रोपर बनारस। रोपर भी नहीं है यार, एक और आईआईटी है। ये 5 आईआईटी और इधर 6 आईआईटी है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद आईआईटी हैदराबाद और 2 आईआईटी है यार। खड़गपुर। खड़गपुर लिख दिया ना, केजीपी। सर बनारस वाला आईआईटी। बीएचयू लिख दिया ना। अरे कौन सा है, हाँ आईआईटी गांधीनगर, गांधीनगर, ठीक है। 6 आईआईटी इधर, 6 आईआईटी इधर, 1 2 3 4 5, एक और आईआईटी नया में है, हाँ आईआईटी जम्मू। नहीं नहीं नहीं, जम्मू नहीं। अरे यहाँ कौन सा आईआईटी है, मतलब उड़ीसा में कौन सा आईआईटी है, आईआईटी भुवनेश्वर, ठीक है। एक और आईआईटी मध्य प्रदेश में कहाँ पर आईआईटी है, इंदौर में है ना शायद, हाँ, इंदौर। ये जो मैंने आईआईटी का लिस्ट डाला है ना, ये आईआईटी का लिस्ट, ठीक है, देख रहे हो सब लोग। इन आईआईटी में यदि आप लोग को सीएस ब्रांच मिल गया, इन आईआईटीज में सीएस ब्रांच मिल गया, तो मैं बता रहा हूं कि मिनिमम 15 लाख रुपया का पैकेज गारंटी है। ये मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, कम से कम बोल रहा हूँ, ये मिनिमम। मेरे स्टूडेंट मतलब 20 साल, कम से कम 10 से 15 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ होगा एटलीस्ट, ठीक है। 3-4 का तो मैं, लड़की का नाम तुम लोग को बताता हूँ, लड़का का तो बताता भी नहीं हूँ, ठीक है। लड़कियों का बताता हूँ, लड़कियों में अभी 4 लड़कियों का प्लेसमेंट हो चुका है, और सभी का 15, 16, 17, 18, जिसे 50 लाख जयश्री को सबसे ज्यादा मिला है। 15 लाख का पैकेज मिनिमम मैं बोल रहा हूँ इन आईआईटी का है। और ब्रांच याद रखना सीएस, उसके अलावा दूसरी ब्रांच की बात मैं नहीं कर रहा हूँ इन आईआईटी में। और जितने भी स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जनरली सीएस का ही रहता है, ठीक है। उसके बाद देखो इन आईआईटीज में एनी ब्रांच एक्सेप्ट जियोलॉजी छोड़ करके कोई भी ब्रांच ले लो आप इन आईआईटीज में, कोई भी ब्रांच, ठीक है। और आप अपना कोडिंग थोड़ा सा स्ट्रांग रखो, कोडिंग पार्ट। अब जिसको कोडिंग आता ही नहीं है उसको नहीं होने वाला है कुछ, ठीक है। यदि इन आईआईटी में और कोडिंग आपका स्ट्रांग है, तो मैं बता रहा हूं कि मिनिमम 20 लाख का पैकेज कोई नहीं रोकेगा आपको, ठीक है। और सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, कोई सोचता होगा कि सर सिर्फ पैसे की बात कर रहा है, पैसे के बारे में बता रहा है। ओवरऑल जो आपका डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है, वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। जिस दिन इन आईआईटीज में और इन आईआईटीज में सीएस ब्रांच मिल जाएगा, और जिस दिन आपको पैकेज ऑफर होगा, ठीक है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। मेरा स्टूडेंट जो है ना 90 लाख तक मैक्सिमम गया है पैकेज, 90 लाख तक लिया है सीएस ब्रांच से। अब तुम बोलोगे नहीं आईआईटी बॉम्बे ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे लिस्ट है जो मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से लिया है बच्चे ने प्लेसमेंट। तो इस बात को समझना, ठीक है, कि पैसा नहीं है, पैसा मैटर नहीं करता है, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग बन जाएगा। और कॉन्फिडेंस ही सब कुछ बनाता है, सबको पता है कि आपका कॉन्फिडेंस जितना स्ट्रांग है, ठीक है, आप उतनी अच्छे काम कर सकते हो। कॉन्फिडेंस नहीं है, भले टैलेंटेड बहुत है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो वो एकदम मरा हुआ इंसान है। और कॉन्फिडेंस मतलब देखते हैं ना, झूठ भी बोलना होता है तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, झूठ सच लगने लगता है ना, फैक्ट है।
तुम्हारे ग्रुप में ही मुझे मतलब दो चार ऐसे लगता है कि कॉन्फिडेंस बहुत है। ये नहीं बोला कि झूठ बोलता है, मैं बोला कॉन्फिडेंस ज़्यादा। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस होना भी डेंजरस होता है। ठीक है, इन आईआईटीज में अब मैं बताता हूँ, इन आईआईटीज में पहुंचने के लिए, सीएस ब्रांच लेने के लिए आपको लेस देन 5000 रैंक चाहिए, और इन आईटी में एनी ब्रांच लेने के लिए भी लेस देन 5000 रैंक चाहिए। यदि आपने 5000 रैंक दोनों आपने ले आया, ठीक है, चाहे आप एससी से हो, चाहे एसटी से हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल से हो, आप लोग गर्ल्स हैं, गारंटी है इन आईटी में एडमिशन मिलना। हमने बताया इन आईटी में कोई भी ब्रांच आराम से मिलेगा आपको, और हमने बताया कि इसमें सीएस ब्रांच अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगा आपको, किसी किसी में हो सकता है आगे पीछे जा सकता है, लेस देन 5000 में। और लेस देन 5000 रैंक लाने के लिए जानते हो कितना परसेंटेज क्वेश्चन मतलब सही करके आना पड़ेगा मार्क्स? 42 से 50% के बीच में, 50 छोड़ दो तुम, 48%, दैट्स इट। इतने परसेंट क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, मतलब इतने परसेंट ओवरऑल लेके आ जाओ, आपका लेस देन 5000 रैंक आ जाएगा। और यहां आप चले गए तो मैं बता रहा हूं, ठीक है, कभी मुझे मौका मिलेगा तो तुमको इंटरेक्ट करवा दूंगा। पता नहीं वो लोग जयपुर आएगा, कभी मौका मिलेगा तो सीएस अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, वो भी पॉइंट होता है। ठीक है, तो किसी को पर्सनली इंटरेक्ट करना है तो करा दूंगा मैं। ठीक है, तो तुम देख लो, लेस देन 5000 रैंक लो, दैट्स इट। और लेस देन 5000 रैंक का मतलब हमने बताया 42 से 48% क्वेश्चन, मतलब तुम इसका मीडियन मान लो 45% मार्क्स। और ये मत सोचना कि सर पेपर इजी आएगा तो ज़्यादा जाएगा, पेपर जनरली जेरवांस का टफ ही आता है, कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें इजी आया हो। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये रैंक है, ठीक है, और ये 50 लाख 60 लाख का पैकेज लगेगा, पैसा तो आएगा ही, कॉन्फिडेंस एक अलग बिल्डअप होगा आपका, और कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होता है ना वही मैटर करता है लास्टली, पैसा मैटर नहीं करता है। इतने बड़े बड़े डिसीजन, इलन मस्क के बारे में कोई पढ़ी है? यस सर। यस सर। पता है वो बैंकरप्ट हो गया था पूरी तरह से, है कि नहीं, पता है ना? और बैंकरप्ट sir. होने के बाद उस बंदे ने कैसे अपने कंपनी को बचाया और आज देखो कहाँ पर है। ठीक है, इस तरह का ढेरों सारे एग्जांपल है। ठीक है, लाइफ में तो टर्निंग पॉइंट है, बट वही कॉन्फिडेंस जो है ना उसको जिंदा रखता है उस टाइम पे। यदि वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना तो फिर वही 10 से लेके 6 बजे तक का नौकरी करो और 10 से 6 नौकरी करके घर जाओ और 30-40 मतलब पैसे रुपया कमाओ। देखो जिंदगी में एक छोटा सा मैंने बताया ना, तुम लोगों को बताया हो ना कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या होता है, बताया हो ना? नो सर। जिंदगी में बहुत लोग बोलेगा गवर्नमेंट जॉब जरूरी है, नहीं, जिंदगी में सिर्फ पैसे की जरूरत होती है। फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट, मतलब बोलता है ना कि सेटल होने के लिए लाइफ में गवर्नमेंट जॉब की जरूरत होती है। सुना है कि नहीं सब लोग? अरे सुनी है कि नहीं? यस सर। यस सर। सब लोग सुने होंगे कि जिंदगी में सेटल होना है तो गवर्नमेंट जॉब लो। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि सबसे घटिया सोच है, वाहियात सोच है। जिंदगी में आपको सेटल होना है ना तो 1 करोड़ रुपया चाहिए। ठीक है, अब बताओ तुमको 1 करोड़ रुपया हो जाएगा तो तुमको खाने पीने के लिए नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी क्या? कभी नहीं पड़ने वाला है। नो सर। इंडिया की बात कर रहा हूँ। 1 CR का मतलब 1 CR का मतलब इसका 4% ब्याज आपको ना सेविंग अकाउंट दे देगा। ठीक है, और थोड़ा भी आप स्मार्ट हो तो थोड़ा सा म्यूचुअल फंड इधर उधर लगा दोगे ना तो अच्छे खासे रिवेन्यू हो जाएगा। 1 CR का 4% कितना होता है बताना जरा? 4 लाख। 4 लाख रुपए पर मंथ मिलेगा तो आप खुद का, अपने मम्मी पापा का आप खाना खर्चा चला सकते हो कि नहीं? अब हस्बैंड तो ऐसा नहीं लाओगे कि तुम खाना खर्चा चलाओगे हस्बैंड का। ठीक है, तो 4 लाख रुपया में तुम खाना खर्चा चला सकते हो कि नहीं चला सकते हो बताओ? लगभग अप्रोक्सीमेटली 30-35 हजार रुपये पर मंथ हुआ कि नहीं? अरे हुआ ना जी? यस सर। तो इंडिया में 35 हजार के सैलरी में तुम आराम से घर का खाना खर्चा चला सकते हो इजीली। ठीक है, और थोड़ा भी स्मार्ट हो, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में डाल दो, थोड़ा इधर उधर डाल दो, तो ये 4% जो आप निकाल रहे हो 1 करोड़ रुपए, तो ये 4% से आराम से 10% निकाल सकते हो। और जब 10% निकाल दिया तो 10 लाख रुपया होता है। ये 1 करोड़ तो आपका रखा हुआ है और ये 10 लाख रुपया होता है। ठीक है, अब 10 लाख रुपये पर एनम तुमने निकाल लिया तो तुमको कोई भी मतलब खाने पीने के लिए नौकरी करने की जरूरत है क्या? नहीं है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, मतलब आपको वही करना है जो आप चाहते हो करना। मतलब आपका पैशन है कि मुझे सपोज होगा, किसी किसी का कुछ होगा, ठीक है, मेरा तो अलग ही है, मेरा तो पैशन है अलग ही होता है। ठीक है,
जिसका जो पैशन है आराम से उसको परस्यू करो। आपके पास 1 CR है, काफी है ये, लिटरली बता रहा हूं। अब मान लो ये बच्ची ने 50 लाख रुपया का पैकेज मिला, जापान जैसे शहर में लगभग 25 से 25 लाख के आसपास रहने खाने में खर्चा हो जाएगा, मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि महंगी सिटी है, 200% यहाँ से महंगा है। बेंगलोर जैसे सिटी से 200% सिटी, 200% ज़्यादा महंगा टोक्यो है, ठीक है। तो बेंगलोर में आप 10 लाख में रहते हो तो obvious बात है लगभग 30 लाख 25-30 लाख रुपया खर्चा आएगा आपका टोक्यो में, तो भी वो 20 लाख रुपया बचा लेगा। 20 लाख बचा लिया, 5 साल में 1 CR पहुंच जाएगा, बताओ, पहुंच गया ना। और तुमको भी पता है कि भाई एक साल में Yes, sir. 50 लाख निकाल रहा है, अगले साल थोड़ा भी स्विच मारेगा, 2 साल में भी स्विच मारेगा ना, तो 20% का हैक होता है मिनिमम, ठीक है। मतलब थोड़ा भी दिमाग है ना तो 20%। मेरा भाई जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, स्टार्टिंग में उसको सैलरी मिला था 30,000 रुपया, उसने हाइक मार मार के आज के रेट में 37 लाख का पैकेज है उसका इंडिया में, ठीक है। इंडिया में छोड़ो, बाहर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में 37 लाख का पैकेज पे है, और वो भी गुड़गांव नोएडा में, जब जहाँ पे सैलरी उतना देता भी नहीं है। बेंगलोर में 40 लाख प्लस, 30-35 लाख प्लस का सैलरी बेंगलोर ही ऑफर करता है। तो देखो यही पॉइंट है, इस बात को समझना कि आपको फाइनेंशियली लाइफ में सेटल होने के लिए ना पैसा चाहिए। अब तुम जिंदगी भर में कितना रुपया कमाओगे गवर्नमेंट नौकरी से, बताना जरा। गवर्नमेंट नौकरी करोगे तो कितना रुपया कमाओगे बताओ। पूरे जिंदगी भर में तुम IAS ही बन जाते हो, IAS में यदि सही ओरिजिनल, मतलब बेईमानी का पैसा नहीं, ठीक है, ओरिजिनल पैसा मतलब ईमानदारी का पैसा कितना होगा जी? अरे कितना होगा बताओ। So 50,000 से स्टार्ट होती है पर मंथ। हाँ तो जोड़ लो, मान लो लाख रुपया भी एवरेज ले लो, मान लो कि इंक्रीमेंट होके लाख रुपया मिल गया, तो जोड़ के देखो 40 साल 45 साल का नौकरी है, कितना कमाओगे, समझ गए। तो जिंदगी में गवर्नमेंट नौकरी की जरूरत नहीं। तुम बोलोगे पावर होता है, तो एक बात समझ लो कि जितने लोग तुमको सलाम ठोकेगा ना, तुमको भी उतने लोगों को सलाम ठोकना पड़ेगा, ठीक है, IAS का जॉब में, ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। लेकिन एक बार पैसा होने के बाद क्या बोलते, खैर छोड़ो, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि लोग IT के लिए जो मरता है ना, ठीक है, या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए मरता है, तो रीजन एक ही है, इसी पैकेज के लिए मरता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है जो कि सबको पैकेज मिल जाता है, नहीं, सबको पैकेज नहीं मिलता है। पैकेज उन्हीं को मिलता है जो डिजर्व करता है, और डिजर्व करने का क्राइटेरिया 2 है। पहला क्राइटेरिया है कि आप तो कोई ढंग के कॉलेज में पहुंचो, मतलब टॉप 50 कॉलेज जो इंडिया का है ना उसमें पहुंचो, एटलीस्ट 50, ठीक है, जिसमें से मैंने आपको दिखाया 15-16 तो आपका IT है, 14-15 के आसपास मान लो, और लगभग 7-8 NIT है, और लगभग 3-4 IIIT है, और लगभग 10 के आसपास प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। तो इन सबको NIT बोल दिया क्या, NIT भी लगभग 10 के आसपास है, ठीक है। तो ये मतलब कंबाइन करोगे ना तो लगभग 50 मान लो, 50 के आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज में यदि आप पहुंच गए और वहां पे आपको CS ब्रांच मिल गया, और आपने CS मिलेगा तो 20 बात है कोडिंग पर ध्यान ही दोगे, और नहीं भी CS मिला, यदि ओल्ड IITs में आपको कोई भी ब्रांच मिला जियोलॉजी छोड़ करके, और वहाँ पर आपने कोडिंग पर ध्यान दिया और आपने कोडिंग अपना अच्छा कर लिया, तो मैं लिख के देता हूँ कि 20 लाख पैकेज कोई बड़ी बात है ही नहीं। मैं देखा हूँ बच्चों जो मैंने पढ़ा है 4 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, वो लोग कहाँ का प्लेसमेंट ले रखा है हमको, मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बहुत आसान है। तो और IIT ये टॉप 50 कॉलेज में जाना इसी पर डिपेंड करता है कि अभी आप कितना पढ़ रहे हो। ये जो 6 महीना आने वाला है, उस 6 महीना में आपने कितना मेहनत किया, ठीक है। आप क्या बोलते हैं इन 6 महीना में क्या कर रहे हो, वही अल्टीमेटली मैटर करेगा। हर चीज को छोड़ दो, फालतू की बातें को छोड़ दो। 24 घंटे में से, ठीक है, 6 घंटे, लगभग 8 घंटे मान लो आपका क्लास में जाता होगा, है कि नहीं? 8 घंटा जाता है कि 6 घंटे जाता है? 6 घंटे। सर अभी एक हफ्ते 8 8 घंटे, घंटा। बाकी 6 6 6 घंटा ही 8 है। घंटा, मान लो 6 से 8 घंटा। उसके अलावा आपके पास ना स्टिल 6 से 7 घंटा बचता है। ये 6 से 7 घंटा यदि आपने सही से इस्तेमाल कर लिया ना, मैं लिख के देता हूँ, इस बैच में लगभग कितने बच्चे हो, 45, 46, 44, 45 बच्चे हो। जनरली ये बच्चे रेगुलर रहते हैं, मैं देखता हूँ। मैं इतना बता रहा हूँ कि इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो IIT में जाने लायक नहीं है। कोई अपने आप को समझता हो कि अरे मेरा तो कुछ हो नहीं सकता है, तुम मेरे से बात करो, ठीक है। तुम ये सोचते हो कि तुम IIT में जाने लायक, IIT छोड़ दो, टॉप 50 कॉलेज में CS ब्रांच टारगेट करो,
टॉप 50 कॉलेज में सीएस ब्रांच, यदि पैकेज वाला जॉब लेना है तो। और जिसको पैकेज वाला नहीं लेना है, पैशन को परस्यू करना है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, किसी को एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाना है, ठीक है, तो वो भी खराब चीज़ नहीं है, ऑब्वियस बात है, अपनी जगह सही है। जिसको मतलब अच्छी पैकेज वाला जॉब लेना है, तो मैं बता रहा हूँ कि टॉप 50 में सीएस को टारगेट करो। यदि टॉप 50 कॉलेज में सीएस मिला तो मैं बता रहा हूँ कि 20 लाख का मिनिमम पैकेज इंडिया में गारंटी है। और आउट ऑफ इंडिया गया तो भाई 20 का डबल कर लो, एटलीस्ट उतना मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए? तो इस बात को ध्यान रखो। और ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, एवरी चाइल्ड born with अनलिमिटेड पोटेंशियल। ये मेरे सर थे, उनका ये कोट है। सर थे क्या है मरे नहीं है। एवरी चाइल्ड born with अनलिमिटेड पोटेंशियल। देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? ठीक है। यस सर। दुनिया का कोई भी इंसान ना खराब, मतलब कोई भी इंसान, हम लोग के भाषा में बेगारू बोलते हैं, ठीक है, कोई भी इंसान ना मतलब बेवकूफ या इडियट नहीं होता है। हर इंसान के पास ना पर्टिकुलर एक स्किल होता ही है। भगवान इतना बेवकूफ नहीं है कि गधा इंसान बना के भेजेगा। लेकिन होता क्या है, इंसान जो है, अब देखो, कोई जो एक आइंस्टीन का कहावत है क्या, कि मछली को तुम पेड़ पे चढ़ाओगे तो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता है मछली। मछली अपनी पोटेंशियल वो अब तालाब में ही दिखा सकता है। अब सकता जो भी बोल लो, ठीक है। और किसी बंदर को वो अपना कर्तव्य पेड़ पर ही दिखा सकता है। उसको यदि बोलोगे पानी में कर्तव्य दिखाओ तो कितनी देर तक दिखाएगा बताओ? ज़्यादा देर तक नहीं दिखा सकता है। तो इस बात को समझ, खुद का प्रॉपर्टी, खुद की पोटेंशियल को पहचानना होता है, दैट्स इट। लोग खुद की पोटेंशियल को नहीं पहचान के, ठीक है, क्या करता है, खुद की प्रॉपर्टी को नहीं पहचान के दूसरे को कॉपी करने को। वो 50 लाख का पैकेज लिया, चलो हम भी जाते हैं 50 लाख का पैकेज। अब उसी के चक्कर में अब मछली को बोलेंगे पेड़ पे चढ़ो, तो ये कभी हो नहीं सकता। यही वाला चीज़ करके बच्चा बर्बाद हो जाता है। अल्टीमेटली वो सोचता है नकारा। मेरा एक कंपनी है जॉब PXM, ठीक है, मैं इस कंपनी में उन लोगों को लेता हूँ जो दुनिया में जिसको कोई वैल्यू नहीं करता है ना, उसको हम लेते हैं। हम उसको टीचर बना देते हैं, और टीचर बना के मैं बता रहा हूँ मिनिमम 60-70 हज़ार रुपया पर मंथ कहीं भी कमाता है वो, कहीं भी। और मेरे द्वारा, ये कंपनी द्वारा बहुत सारे ऐसे फैकल्टी है जो पढ़ा रहा है अभी, जिसको कोई दुनिया में पूछ नहीं रहता। देखते हैं ना कि बहुत लोग ऐसा होता है जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी 10-10 साल करता है, फिर नहीं होता है। देखे हो क्या ऐसे लोगों को? यस सर। बस यस हम उन्हीं लोगों को खोजते हैं। उनको बोलते हैं कुछ नहीं हुआ ना, तू मेरे पास आ, मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे, मैं इसको खाने का भी देता हूँ, रहने का भी देता हूँ, और उसकी प्लेसमेंट मतलब 1 साल लगभग ट्रेनिंग भी देता हूँ जम के। और ट्रेनिंग दे के अगले साल उसको एकदम प्लेसमेंट दे देता हूँ, अपने कोचिंग में दे देता हूँ या कहीं न कहीं दिला देता हूँ। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो हमें धोखा दे के चला जाता है। मेजोरिटी % केस में ऐसे होता है। खैर, दुनिया प्रोफेशनल है तो इस बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं कभी मानता भी नहीं, बस बता रहा हूँ। तो दुनिया में हर एक इंसान के पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, समझ गए? ऐसा कोई नहीं है जिसके पास नहीं है, बस वो अपनी प्रॉपर्टी को पहचानता नहीं है, और घर वाले भी उसको पहचानने देता नहीं है, जिसके कारण वो भटक जाता है और गलत चीज में फंस जाता है और अपनी जिंदगी खराब कर लेता है। तो मेरा पॉइंट यही है, आपके पास दिसंबर खत्म हो चुका है, तो देखो दिसंबर चल रहा है, मतलब तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दैट्स इट। 7 महीना है। इस 7 महीना आपकी जिंदगी को चेंज करने वाला है, ये 7 महीना। अब ये 7 महीना कैसे आप परफॉर्म करते, कैसे आप मेहनत करते हैं, पूरी जिंदगी इस पे डिपेंड है, ठीक है। पूरी जिंदगी इस 7 महीने पे डिपेंड है। खुद ही डिसाइड करके देख लो कि आपको कैसे मेहनत करना चाहिए, ठीक है। ये इनफैक्ट 1 सेकेंड भी आपको बर्बाद नहीं करनी चाहिए। यदि 1 सेकेंड भी आपका बर्बाद हुआ तो आप समझो कि पूरी जिंदगी आप बर्बाद कर रहे हो एक तरह से। तो मेरा पॉइंट बस इतना ही है कि 1 सेकेंड भी बर्बाद मत करो, फोकस करो अपनी चीज़ों पे। दुनिया का ऐसा, मतलब IIT में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। 40-50% मार्क्स करना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या बता रहे थे, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सबसे पहले एडिशन। तो एडिशन जो होता है, ठीक है, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन तुम ही सोच के देखो कैसा होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है
कि रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट के साथ जुड़ेगा और इमेजिनरी। इमेजिनरी इमेजिनरी के पास साथ जुड़ेगा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो यदि मेरे पास एक Z1 है a प्लस आइटा बी, और Z2 है मेरे पास a1 b1 a2 प्लस आइटा b2, तो Z1 प्लस माइनस Z2 जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, a1 प्लस माइनस a2, रियल पार्ट के साथ जुड़ा, और प्लस आइटा इंटू b1 प्लस माइनस b2। तुम नोटिस करके देखो कि इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ेगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है। और हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो मैं एक ही साथ लिख दिया। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट, इसको रट्टा मार के रखना, ठीक है, कि Z1 इंटू Z2 मैं करूं तो a प्लस आइटा बी इंटू ए प्लस सी प्लस आइटा डी। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, तो इसमें प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा कि रियल पार्ट के साथ होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि a और c मल्टीप्लाई हुआ तो AC प्लस आइटा और c मल्टीप्लाई तो आइटा बी सी, प्लस a और id तो a आई डी, आइटा इंटू डी, और प्लस आइटा बी और आइटा डी, तो आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, और ये क्या जाएगा बी डी। तो तुम नोटिस करके देखो AC ये माइनस हो जाएगा, AC माइनस बी डी प्लस आइटा इंटू बी सी प्लस ए डी। होगा कि नहीं होगा, बताओ? होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होता है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर इस फॉर्मेट पर आ जाता है Z1। तो इस फॉर्मेट को रट्टा मार लेना, ठीक है, अभी कभी याद हो जाएगा, कुछ नहीं है। दो को मल्टीप्लाई करना है तो तुम नोटिस करके देखो AC और BD ये मल्टीप्लाई होकर माइनस साइन आ गया, ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, BC आ जाएगा, और क्या आ जाएगा भाई, आइटा वाला BC आ जाएगा, फिर आइटा D के साथ आ जाएगा, तो ये इमेजिनरी पार्ट के साथ आ जाएगा। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन। तो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन की बात कर रहे थे, डिवीजन में क्या होगा कि डिवीजन भी सेम स्टोरी होगा, लेकिन डिवीजन में थोड़ा सा चेंज क्या होगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो Z1 बराबर a प्लस आइटा बी और Z2 बराबर c प्लस आइटा डी। तो Z1 बाय Z2 मैं करूंगा तो ये क्या आएगा, a प्लस आइटा बी अपॉन c प्लस आइटा डी। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, ये आएगा। अब देखो इसमें क्या होगा कि यदि मैं अभी याद करो मैंने क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म हमेशा बोला था a प्लस आइटा बी के फॉर्म में होता है। तो अभी तो ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए c माइनस आइटा डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। समझ गए? अब c माइनस आइटा डी से डिवाइड करने के बाद ये तो a प्लस आइटा बी इंटू सी माइनस आइटा डी आ गया, और नीचे में क्या आ गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ? है ना, आ जाएगा। और फिर ये जो है ये दोनों जो है इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे ये मल्टीप्लाई मैंने किया, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, ए सी, और ये आइटा बी तो ए सी प्लस बी डी हो जाएगा नहीं, प्लस आइटा कॉमन ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आइटा कॉमन ले तो बी सी और माइनस ए डी अपॉन क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ जाएगा, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आइटा इंटू बी सी माइनस ए डी अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मेट बन गया कि नहीं, जेड प्लस आइटा बी का बन गया कि नहीं? तो ये Z1 बाय Z2 का फॉर्मेट बनेगा ऐसे। तो आपको समझ में आ गया एडिशन कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, प्रोडक्ट कैसे करेंगे, और डिवीजन कैसे करेंगे। आगे समझ में, बताओ हाँ या ना? आ गया समझ में? हाँ बोलो। आ गया सबको समझ में? आगे बढ़ूं? अरे आगे बढ़ूं क्या? यस सर। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है कि लेट 3 प्लस 4i अपॉन 1 माइनस आइटा इज इक्वल टू x प्लस आइटा y, देन फाइंड x एंड y। निकालो तो फटाफट इसको। निकालना इसको। सर नीचे 1 माइनस आई लिखा। हाँ जी 1 माइनस आई नीचे लिखा हूँ।
So -1/2 और 7/2. ठीक है। सर हाँ, और लोग बताओ। सही है। यस सर हाँ बोलिए। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है सर, मुझे आपकी वॉइस आ रही है। आपको स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है नो सर। तो आपका नेटवर्क का इशू होगा। और लोगों के स्क्रीन दिख रहा है ना जी? यस तो निकास ना, आपको ना नेटवर्क का इशू है। आप क्या करो, फ्लाइट मोड को ऑन करो फिर ऑफ करो, ठीक है? आप फिर तो मैंने वो भी किया सर, मैंने जिस टाइम फोन किया सर। अच्छा, वो भी कर लिया। तो एक्चुअली शाम का टाइम है सर ना, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको। सर एक बार सिम कार्ड निकाल के फिट कर ने सिम कार्ड हो निकालने के जाएगा। हो जाएगा, हो जाता है यस क्या? सर हो जाता है, पता नहीं, देख लो भाई। हो जाता है सर बहुत हाँ, बार। मेरे को तो आइडिया नहीं है, ये बोल रही है तो मान लेता हूँ। चलिए आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े। यस सर। चलिए, तो देखिए ये था सिंपल बेसिक्स किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, अब धीरे धीरे सारी चीज आएगी। ठीक है, तो इधर से ज़्यादा कुछ आता नहीं, इधर से तो आपको ये एप्लीकेशन करने आना चाहिए। ठीक है, अब आता है कॉम्प्लेक्स प्लेन, ऑर्गन प्लेन, जिसको कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, जिसको ऑर्गन प्लेन बोलते हैं, जिसको गॉसियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या ऑर्गन मतलब गॉसियन प्लेन, तीनों प्लेन बोलते हैं इसमें से। टू मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 2D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास कितने पैरामीटर है यहाँ पर, कितने पैरामीटर, 2 पैरामीटर है। एक मेरे पास कौन है, Yes, sir. इमेजिनरी पार्ट वाला पैरामीटर, और एक मेरे पास कौन है, रियल पार्ट वाला पैरामीटर। तो मेरे पास 2 पैरामीटर है। तो 2 पैरामीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितने डायमेंशन कितने डायमेंशन चाहिए होगा, 2 डायमेंशन चाहिए होगा। तो इसीलिए हम हर कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 2 डायमेंशन से मिलकर क्या बनता है, एक प्लेन बनता है। 2 डायमेंशन से मिलकर क्या बनता है, प्लेन। और 3 डायमेंशन से बन के क्या बनता है, स्पेस। अरे 3 डायमेंशन से मिलके क्या बनता है, स्पेस बनता है। और 2 डायमेंशन से मिलके क्या बनता है, प्लेन बनता है। तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 डायमेंशन है, तो इसका मतलब 2 डायमेंशन में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 डायमेंशन में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उस प्लेन को, मतलब ऑब्वियस बात है प्लेन फॉर्म होगा, तो उस प्लेन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्गन्ड प्लेन। ठीक है, क्या क्या नाम है, ऑर्गन्ड प्लेन, या इसी का नाम है ऑर्गन्ड प्लेन, या गॉसियन, GAU गॉसियन प्लेन, या इसी का नाम है कॉम्प्लेक्स प्लेन, या इसी को बोलते हैं 2D प्लेन। नाम सुने होंगे ऑर्गन प्लेन का नाम खूब सुने होंगे, सुने हैं ना, पढ़े भी होंगे इनफैक्ट। जी सर। तो ऑर्गन प्लेन, अब ऑर्गन प्लेन में कुछ फिक्स डेफिनेशन दिया गया है कि ऑर्गन प्लेन में, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन प्लेन में हमेशा जो हमारा 2 डायमेंशन में एक एक्स एक्सिस होता था और एक वाई एक्सिस होता था। भाई एक एक्स एक्सिस होता था और एक वाई एक्सिस होता था। तो वैसे ऑर्गन प्लेन में 2 एक्सिस होगा, क्योंकि हमारे पास 2 पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक कौन है, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट को हमेशा किधर डिनोट करते हैं, रियल एक्सिस पे। मतलब एक्स एक्सिस वाला जो है उसका नाम क्या दिया गया, रियल एक्सिस। और जो वाई वाला नाम है उसको क्या दिया गया, इमेजिनरी एक्सिस। समझ में आया कि नहीं आया? रियल पार्ट वाले को जो रिप्रेजेंट करे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक एक्स एक्सिस होता था, एक वाई एक्सिस होता था कि नहीं? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। तो वैसे ही अर्गंड प्लेन में 2 अर्गंड प्लेन में भी हमारा 2 एक्सिस होगा। तो एक एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं और दूसरे एक्सिस को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ओके, तो ऑब्वियस बात है, मुझे अर्गन प्लेन में यदि कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करना है, z इक्वल टू a प्लस आइटा v, ठीक है, या x प्लस आइटा लिखो, आइटा y, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट हो जाएगा इसी पॉइंट को ये z बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, x, y है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x, और ये डिस्टेंस सॉरी ये हो जाएगा y, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका x। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस आइटा y को। समझ में बात आई कि नहीं आई, बताओ। ठीक है,
ठीक है सर। तो ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट को ऐसे लिखेंगे। जब भी P पॉइंट ऐसे लिखूंगा Z, तो इसका मतलब समझ जाना क्या है, और Z के बराबर क्या है, x प्लस आई टाउ है। समझ गए? ठीक है, तो ये आपका इमेजिनरी Z हो गया, ये Y क्या हो गया, इमेजिनरी ऑफ Z, और x क्या हो गया, रियल ऑफ Z। ठीक है, समझ गए? समझ में बात आ गई? सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब तुम देखो यहां पर जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, ठीक है, अब देखो नए नए टर्म्स यहां कुछ डिफाइन किया गया। ठीक है, यहां पर सबसे पहला टर्म क्या डिफाइन किया गया, ओरिजिन से डिस्टेंस। ठीक है, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ओरिजिन ये हो गया मेरा, ओरिजिन से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इस ओरिजिन से P पॉइंट के डिस्टेंस को क्या बोला गया, मॉडुलस। क्या बोला गया, मॉडुलस। ठीक है, यस सर। तो सबसे पहला मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसी को हम बोल देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसी को बोल देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। याद करो, फिजिक्स में आप लोग वेक्टर में पढ़े होंगे ये चीज। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि मॉड Z इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। मॉडुलस Z का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। तो तुम नोटिस करके देखो, हेलो आवाज आ रहा है?